यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम कुछ चीज़ें पहले पुरानी रिवाइज करेंगे कि सदिश को सदिश से गुणा करते हैं, यानी सदिश का क्रॉस वेक्टर सदिश से करते हैं तो सदिश आता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। और ये जो सदिश आ रहा है तो इसमें दिशा होगी, तो हमने दिशा ली है एन कैप। अब यहाँ पर दिशा के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें ए क्रॉस बी की दिशा पूछे तो उसके लिए हमें राइट थंब रूल एक होता है हमारा, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जिधर हमारी जो सदिश जो पूछ रहा है, जो पहले लिखी उसकी तरफ हमें अपना अंगूठा रखना है, और फिर हमें क्या करना है, जिस तरफ हमारी जो दूसरी सदिश है उसकी तरफ हमें उंगलियां फैला देनी है, और जहां हमारी ये हथेली होगी वो हमारी क्या बताएगी, दिशा। तो जिस तरह मान लो ये हमारा दूसरे इसमें है कि ए की तरफ हमें पूछ रहा है, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ हमें अंगूठा करना है और बी की तरफ हमें फैला देना है। तो ये जो है वो कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हमारी जो है दिशा है। तो बाहर की तरफ हम क्या लगाते हैं, तीर का जो आगे वाला नोक दिखता है वही, यानी डॉट। और जब तीर पीछे की तरफ जाती है अंदर की तरफ, तो उसका क्या दिखता है हमें, क्रॉस। तो वो चीज़ दिखानी है। और अगर बी क्रॉस ए पूछे तो बी की तरफ हमें क्या करना है, इस तरह होगा, बी की तरफ हमारा अंगूठा और ए की तरफ ये खुलेगा, और ये हथेली का अंदर की तरफ है, यानी दिशा जो है वो विपरीत है इसकी। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन इसी तरह से आगे भी है कि पी क्यू, अब बताओ पी यहाँ पर क्रॉस, यानी ये कहाँ दिख रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो हमें अंदर की तरफ अंगूठा करना है और अपनी उंगलियां क्या करनी है उसकी तरफ, तो दिशा इधर की, और ये लंबवत होती है, ए क्रॉस बी ये सब जो होते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि दिशा जो है, ये सब चीज़ें जो होती है क्या होती है, वो लंबवत होती है ना। तो यहाँ पर जो है लंबवत जब हम बनाएंगे तो इसका अगर हमें इस तरह पूछे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 में ये कहाँ पर जो है इसकी दिशा आ रही है, तो वो दिशा कहाँ पर आएगी, 8 में आएगी। इसी तरह से दूसरा भी है जिसमें x क्रॉस y पूछ रहा है, तो x कहाँ है, x हमारा जा रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अंगूठा कर दिया, और ये कहाँ दिशा है हमारी, y की तरफ उंगलियां करनी है, तो ये हमारी जो हथेली इस तरफ आ रही है, यानी इसकी दिशा लंबवत अगर x के बनाएंगे तो इधर आएगी, यानी ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा 2 की तरफ जा रहा है, तो 8 और 2 हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। दिशा के लिए हम अब अगर ए क्रॉस बी का परिणाम पूछ ले, तो परिमाण के लिए किस तरह हम करते हैं, हमें एक रूल पता है, प्लस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप वाला, ठीक है ना, जिसमें हमें इसकी वैल्यू सारी रख देनी है कि फिर बी की रख देनी है, और फिर उसको छुपा छुपा के जो है हमें करना है, जो कि हम किसमें भी देख चुके हैं, वेक्टर चैप्टर में भी दे चुके हैं। ठीक है ना। अगर बी क्रॉस ए पूछ ले तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है ना। अगर आई कैप गुणा यानी क्रॉस वेक्टर जे कैप पूछे तो उसको क्या होता है, देखो आई तो हमारा वही सदिश है तो एक हो जाएगा, जे भी एक हो जाएगा, और यहाँ पर इसका क्या होता है, साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा ना, तो उसके लिए जो है साइन 90 हो जाएगी, क्योंकि दोनों लंबवत में है। यहाँ पर हमारी दिशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिर्फ दिशा बचेगी, और दिशा भी हम किस तरह देख सकते हैं, अपने राइट थंब उससे देख सकते हैं, तो वो कहाँ आएगी, के कैप की तरफ, और जे कैप के कैप कहाँ पर आएगी, सिर्फ इसकी दिशा आएगी आई कैप। अब हम आते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। ये भी एक बार चीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या है, कि सदिश और सदिश का गुणा जो होता है वो लंबवत लगता है ना केवल, तो ये हमने बताया था। और अगर डॉट लिखा हो तो दिशा बाहर की तरफ, और क्रॉस हो तो दिशा अंदर की तरफ होती है। इसे दिशा हेतु जो है दाहिने हथेली नियम का पालना करते हैं। जो पहले लिखा हो, जैसे ए क्रॉस में पहले ए लिखा है तो उधर अंगूठा हम करेंगे और दूसरी तरफ वाले की तरफ उंगलियां फैलाएंगे। ठीक है ना। और फिर हथेली जो है वो दिशा बताएगी, मैं पहले कर चुका हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर इसके ऊपर चैप्टर के ऊपर। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, मोल, कंडेला, धारा, जिसको जो खुद की यानी जिससे कुछ कोई और उत्पन्न ना कर सके वही हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, जो केवल अपने ही माप से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। तो ये 7 हमारी भौतिक राशियाँ। अब इसमें 2 और होती है पूरक राशियाँ, कोण और घन कोण होता है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्वितीयक राशियाँ क्या होती हैं, जो मूल, जिन्हें मूल राशि बोलते हैं, मूल राशियों से जो बनी होती है वो होती है हमारी द्वितीयक राशियाँ। ठीक है ना। अब विमेय सूत्र क्या होता है, देखो इनको बताने के लिए हम एक विमेय सूत्र लिख लें, यानी द्वितीयक उसको राशियों को, जो कि होता है MLT, और आगे भी हम देखेंगे इसका और भी फॉर्मूला बनेंगे। करंट को भी हम दिखाते हैं एम्पियर से। तो यहाँ पर अब जैसे कि बल है, तो बल को हम क्या बताते हैं, ML-1 MLT-2। ठीक है ना। अब इसी तरह क्या है हमारा कार्य है, ऊर्जा जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी ML2T-2। अब भौतिक राशियाँ जो होती है उनमें क्या क्या चीज़, एक तो परिमाण होता है और दूसरी क्या होती है, मात्रक होता है। तो NU होता है, यानी एक तो परिमाण हो गया और एक यूनिट होगी, उसका मात्रक होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो विमा एक हमारी है किसकी, प्रेशर की।
तो मूल राशि की पहचान जो घातों में होती है उसको विमा कहते हैं। यानी विमा मतलब होता है कि जिस जो मूल घातियाँ इसमें होती है, घातों में होती है, यानी द्वितीयक उसकी पहचान होती है। जैसे प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स होता है किसी एरिया पे, एफ बटे में ए, इसका होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब विमाहीन कौन सी होती है राशि है, जिनमें घात जो होती है शून्य होती है। जैसे कोण हो गया, या हमारी साइन थीटा हो गया, लॉग एक्स हो गया, ई एक्स हो गया हमारा, डेल तो विकृति हो गई, है ना, सापेक्षिक विद्युशीलता, ये सब अगर कटेंगी, इनका मान जब मात्रक लिखेंगे तो इनमें जो है एक का जो है मान आएगा। यानी इनकी क्या होता है, एक वैल्यू होती है। शून्य घात मतलब होता है जिसकी घात शून्य होती है तो वो बराबर किसके होता है, एक के होता है। जैसे एल नॉट है तो ये किसके बराबर, एक है। 10 की घात 0 है, यानी कि 10 जो है वो किसके बराबर है, 10 की घात 0 मतलब एक के बराबर है। अब देखेंगे हम इनके एग्जाम्पल इसी घातों वाले से। जैसे कि हमें दे रखा हो y बराबर साइन ए एक्स, तो अब हमें जो है एक्स विस्थापन दिया गया, तो a की विमा होगी, तो ए एक्स हमें किसके बराबर है, हमारा विमाहीन है। यानी ए एक्स, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, विमाहीन होता है, तो ये ए एक्स को हम विमाहीन यानी 1 के बराबर रख देंगे। तो हमारी जो a की वैल्यू 1/x, और x हमारा क्या विस्थापन है जो कि l होता है हमारा मीटर, है ना, तो ये हो जाएगा l-1 इसकी विमा। अब इसी तरह y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी टी है, तो जहाँ पर x विस्थापन है, t समय है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टी क्या है, विमाहीन यानी 1 के बराबर है। तो पहले हम अच्छा, प्लस माइनस में क्या होता है कि जो चीज़ प्लस में होती है ना, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं किसी उसके दूसरी चीज़ के। जैसे कि बल प्लस बल क्या होगा, बल आएगा, बल माइनस बल बल आएगा, ठीक है ना। तो ये जो बल है और इसको बल है, यानी सब जो है दोनों उनको इनकी इंडिविजुअली हम देखें तो वो दोनों बराबर किसके, बल के ही है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम कर सकते हैं, ए एक्स जो है वो किसके, विमाहीन होगा, और बी टी भी क्या होगा, विमाहीन है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी टी क्या है, दोनों विमाहीन है। तो इनको अलग अलग करके ए एक्स को बराबर 1 के और फिर बी टी को बराबर 1 करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी तरह से बी टी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरा है y बराबर ई सी टी प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर भी वही चीज़, दोनों प्लस में, तो हमें c और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को अलग अलग करके विमाहीन के मतलब एक के बराबर रखकर हम इन दोनों की विमा निकाल लेंगे। अब आगे हमारा समघातता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, वही जो मैंने बात बताई थी कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है और परिणाम भौतिक राशि भी समान मिलेगी। जो मैंने बात बताई थी कि जो समान भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है और परिणाम भी जो है भौतिक राशि ही मिलती है, ठीक है ना। जो एग्जांपल है, फोर्स को फोर्स से प्लस माइनस कर दिया तो फोर्स ही आएगा, या फिर वेग को वेग से माइनस प्लस कर तो वेग ही आएगा। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टी बराबर एफ है, तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर पूछा ए और बी, तो ये ए एक्स भी एफ के बराबर होगा और बी टी भी एफ के बराबर है, तो हम दोनों को अलग अलग करके हम विमा निकाल लेंगे। तो x हमारा क्या है, विस्थापन है, तो x बाय एफ बाई एक्स हो जाएगा, और x हमारा क्या है, l है हमारा, तो एक l जो है इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा a की जो विमा आएगी वो m t माइनस टू होगी। और इसी तरह से बी टी बराबर f कर देंगे, तो b जो हो जाएगा, f जो हमारा नीचे चला जाएगा t के, तो ये हो जाएगा हमारा t से एक प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो m l t माइनस 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक भौतिक राशि जो है p की समय पर निर्भरता समीकरण दे रखा है, p बराबर पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी स्क्वायर से दी जाती है, जहां a एक नेतांक और t समय है, तो अल्फ़ा की विमा होगी। तो अल्फ़ा हमें दिया गया है और हमें एक्सपोनेंशियल पता है कि वो क्या था, विमाहीन होता है, तो इसको हम बराबर कर देंगे किसको, अल्फ़ा टी स्क्वायर बराबर विमाहीन, और माइनस प्लस का यहाँ कोई खेल नहीं होता है, सिर्फ हमें विमा देखनी होती है, तो यहाँ बराबर 1 के कर दिया। तो अल्फ़ा की पूछे तो हमारा 1/t² हो जाएगा, और टी क्या होता है, समय होता है, तो t-2 उसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। कुछ गैसों का क्वेश्चन दूसरा है, कुछ गैसों का अवस्था समीकरण निम्न है, तो हमें गैसीय केस के लिए समीकरण दिया गया है, तो उसमें p जो है दाब है और v आयतन है और t जो है टेम्परेचर है, तो a b r स्थिरांक है जिसमें a और b की विमा होगी। तो हमें स्थिरांक RT उसका तो कुछ लेना देना थी, और ये दोनों जो होंगी वो किसके, RT के बराबर, और RT क्या है, विमाहीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हम पहले तो अच्छा, प्रेशर और प्लस ये दोनों जो है आपस में जो है यानी बराबर, एक तरह से हम कहेंगे कि ये भी दाब है ये भी दाब है, और b माइनस बी में भी क्या हो जाएगा, ये भी आयतन है वो भी आयतन है, जो भी तो प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, और a के लिए पूछा है तो प्रेशर से हो जाएगा गुणा v स्क्वायर का, v स्क्वायर यहाँ पर
आयतन है, क्वेश्चन में आयतन दिया गया है तो वेग मत मान लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेशर का क्या होता है ml-1 T-2 और हमारा v स्क्वायर दिया गया है, यानी वे वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब होता है, तो क्यूब का गुणा हो जाएगा स्क्वायर से तो 6 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस करके अपना आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह बी का भी, बी को बराबर कर देंगे इसके वी क्या है हमारा वॉल्यूम है, तो एल स्क्वायर एल क्यूब आ जाएगा। अब एम के एस और सी जी एस में परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है एम के एस जो होगा वो बराबर सी जी एस की होगा, या कोई भी अदर मात्रक होगा तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, और मात्रक को और क्या नाम परिमाण को हम कैसे लिखते हैं N1U1, तो ये बराबर किसके होगा N2U2 के। तो अगर और इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ये दोनों आपस में नियत होंगे, बराबर है ना नियत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n जो है वो 1/u है, समानुपाती किसके 1/u के। नियत को जब बराबर कर देंगे तो इनका ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा, ये इस ग्राफ का नाम क्या था अर्ध, इस ग्राफ का नाम भूल गया, तो ये इस तरह से जो है हमारा ग्राफ आएगा। हाँ, तो अब हमें इसी से एम के एस सी जी एस जो हमारी पद्धति हैं जो मात्रक वाली वो हैं, तो उससे हमें बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 न्यूटन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वो एम के एस पद्धति है, डायन सी जी एस पद्धति है। तो M1L1T1 जो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि N1U1 बराबर N2U2 से हम निकालेंगे ना, तो U हमारा U1 मात्रक जो है वो हमारा एम के एस, तो M1 हो जाएगा kg, L1 हो जाएगा मीटर और T1 हो जाएगा सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा M2 हम लिखेंगे ग्राम में, L2 लिखेंगे सेंटीमीटर और T2 हमारा लिखेंगे सेकंड में। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और हमें पूछ रहे कितने डायन, यानी N2 निकालना है, तो N2 को इधर ले लेंगे तो U1/U2 हो जाएगा, और N1 तो हमें 1 दिया गया है, तो हमारा बचा है U1/U2, तो M1/M2, L1/L2 और T1/T2। तो इस तरह हम करेंगे जब, तो हमारा जो आंसर है देखो सेकंड से सेकंड हम काट देंगे, और किलोग्राम है तो इसको ग्राम में पहली बार तो 1000 ग्राम हो जाएगा ग्राम में करने पे, और मीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो इस तरह से मीटर से मीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो N2 हमारा आ जाएगा 10⁵5। क्वेश्चन है कि एक मात्रक पद्धति x मान लो कि जिसमें द्रव्यमान 5 kg, लंबाई 10 मीटर और समय 10 सेकंड के रूप में मापा गया है, तो 1 जूल में कितने x आएंगे। तो जूल क्या होता है, जूल जो होता है हमारा ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा मतलब कार्य, तो कार्य हमें दिया गया है, और कार्य क्या होता है एमकेएस पद्धति, और x पद्धति हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, और इसका x मान दिया गया, ठीक है ना, पद्धति हमें पता लगानी है कौन सी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखो क्या क्या चीज़ें करेंगे, वही चीज़ N1U1 बराबर कर देंगे N2U2 के, और N1 हमें दिया गया 1 जूल, है ना, और तो ये हो जाएगा हमारा U1 बटे में U2, ठीक है ना, क्योंकि हम x यानी N2 निकाल लें, ठीक है ना। अब देखो जो जो चीज़ें दी गई है उन दोनों का M1/M2, L1/L2 और T1/T2 करने के बाद जो है जो कट रहा है, और जो फिर जो चीज़ें मान आता है वो हमारा x का जो मान है ना, तो वो होता है 0.2। अब विमा की सहायता से सूत्र की उत्पत्ति करना, तो ये हम देखेंगे विमा की सहायता से, जैसे द्रव्यमान वेग को मूल राशि मानते हुए गतिज ऊर्जा के सूत्र की विमा की सहायता से उत्पत्ति करो। तो हमें किसका सूत्र यानी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का निकालना, और हमें क्या क्या चीज़ें दी गई, द्रव्यमान मानना है, हमें वेग तो mv दिया गया है। तो हमें पता को यहाँ पर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो अगर विमा हमें दी गई है और हमें क्या पूछा, किसी का सूत्र पूछा है, तो वो आपस में समानुपाती होते हैं, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई नियतांक आ गया, मान लो c मान लिया। अब हमें क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लिखना है और विमा लिखनी है, और उसकी जो विमा जो हमें दी गई वो भी लिख दो, ठीक है ना। तो एम बी दी गई है, और ये हमें MAVB मानना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सूत्र निकालना, और ये नहीं हमें पता है कितनी पावर होगी सूत्र में, तो MAVB माना है हमने। तो दोनों तरफ विमा लिख दी हमने, तो ये हो जाएगा जो ऊर्जा की यानी कार्य की हो जाएगी वो ML2T-2 होती है, ठीक है ना। तो दोनों आपस में बराबर कर दी, और अब देखो यहाँ पर जब बराबर करने के बाद v क्या होता है, v हमारा वेग होता है, जो होता है हमारा LT-1, तो उसको भी लिख दिया हमने। अब ये जब हम खोलेंगे तो LB T-B हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपस में जो है घातों को हमें क्या करना है, तुलना कर देनी है, तो a की जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और b की हमारी 2 हो जाएगी। तो अब हमें जो ये समीकरण बना है a की और b की घात पता लगी, उसे 1 में रख दो, समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला C m1 और v2,
तो ये हम इस तरह से सूत्र बना सकते हैं। अब विमेय दृष्टि से सूत्र की जांच करो। अब कोई सूत्र दिया गया है तो उससे हमें जांच भी कर सकते हैं कि विमा से अगर सूत्र जो है ठीक है या गलत है। जैसे v बराबर u प्लस ए टी दिया गया है, तो v हमें पता है क्या होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड, और बराबर यू भी वही होता है, मतलब ये प्रारंभिक वो है हमारा वेग और वो अंतिम है, तो एम मीटर प्रति सेकंड हो गया, प्लस जो हमारा त्वरण है वो भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, गुणा और टी सेकंड है, तो सेकंड सेकंड कर दे तो ये आपस में क्या है बराबर है, हमने विमा से देख लिया। इसी तरह से s बराबर u प्लस ए बाई टू और ब्रैकेट में टू एन माइनस वन जो कि आवर्तकाल का हमारा सूत्र है। तो s जो हमारा यानी विस्थापन मीटर बराबर ये जो हम लिखते हैं ना, जो आवर्तकाल का जो सूत्र है वो हम +1 करके लिखते हैं, यानी कि सेकंड जो है आपस में प्लस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर nवें सेकंड में निकालते हैं, टाइम जो होता है हमारा सेकंड में जो है हम निकालते हैं। तो u को +1 करेंगे और यहाँ पर जो ये चीज़ है यानी एल ए बाई टू जो त्वरण है वो भी +1 होता है, यानी सेकंड से प्लस होता है, और n-2n-1 भी सेकंड होता है, जो n के जो मान होते हैं वो भी सेकंड में होते हैं ना। तो जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो ये भी जो है आपस में बराबर आएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो आगे है हमारा सार्थक अंक। तो सार्थक अंक वो अंक होते हैं जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का निश्चित संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं, जैसे कि एग्जांपल 1.2, तो इसमें निश्चित तो एक है और अनिश्चित भी एक है, तो एक एक दो हो जाएंगी, तो दो सार्थक अंक है। अब इसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है तीर। तो अगर हम कोई भी संख्या में सार्थक अंक देख रहे कितने हैं, तो उसके लिए हमें इस राइट साइड से 3 चलाना और लेफ्ट साइड से, तो दोनों अगर मान लो वो 0 से यानी 0 होंगे तो वो निकल जाएगी तीर, तो वहाँ पर जितने भी अंक होंगे बचे तो वो ही हमारे सार्थक होंगे। जैसे 1 3 4 0 0, तो यहाँ पर जो हमने 0 0 से देखा तीर गई अंदर तक, ठीक है ना, तो 3 ही यहाँ पर सार्थक अंक नजर आएंगे। जैसे 1.200, अब जब दशमलव आ जाते हैं यहाँ पर याद रखना डेसिमल में राइट साइड से नहीं चलाते हैं तीर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों जो होंगे दशमलव के बाद वाली 0 भी वो भी सार्थक होंगे। अब अगर मान लो गुणा में कोई भी पावर दे दी जाए, 10 की पावर 6 7 8 3, चला कुछ नहीं होगा ना, ये 0 इनको जो घाते होते हैं उनको नहीं गिना जाता है सार्थक अंक में, तो 51 गुणा 10 का 6 में 2 सार्थक अंक हो गए। और अगर कोई नियत संख्या दी है जो 2k दे दी है, 2 पेंसिल 2 पेन, तो उसमें जो होती है वो सार्थक अंक जो होते हैं वो अनंत होते हैं, ठीक है ना। अब राउंडिंग ऑफ की बात करें, पूर्णांकित करना, तो उसमें देखो क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं हमारे, जैसे बहुत सी डिजिट दी गई है, ठीक है ना, उनको राउंडिंग ऑफ करना है तो उसके लिए 5 हमें देखना पड़ता है। अगर कोई संख्या जो लास्ट का नंबर है डिजिट है वो 5 से बड़ी हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम पहले वाली इससे पिछली वाली संख्या में +1 कर देते हैं। और अगर मान लो क्या हो जाए कि वो 5 से छोटी हो तो उसमें फिर कोई +1 नहीं करे, कोई चेंज नहीं। जैसे 35.689 है तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो पहली वाली संख्या में +1, तो ये हो जाएगा 69 हो जाएगा। इसी से 553.24 है तो 4 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी +1 कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना, वो संख्या हट जाएगी। अब यदि 5 ही हो तो यहाँ पर इवन और ऑड को देखते, तो पहले वाली संख्या इवन होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑड होगी तो उसमें क्या करेंगे, 1 हम ऐड कर देंगे। जैसे 53.35 है तो 5 ही आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाली संख्या देखेंगे क्या है, ऑड है, 3 ऑड होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर मान लो इवन है, जैसे 53.2 आ गया 25, तो यहाँ पर इवन में हम कोई भी प्लस नहीं करेंगे। अब जोड़ने और घटाने पर क्या होता है कि न्यूनतम संख्या तक हम राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि मान लो 5.238 2.3 दे दिया या 1 दे दिया 2.31, तो जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 7.548 आएगा। लेकिन जब हम इसका सार्थक अंक राउंडिंग ऑफ करेंगे ना, तो वो कहाँ तक हो जाएगा हमारा, दो दो तक मान लो मतलब जो न्यूनतम संख्या है वो 2 तक है ना पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर देखो ये फिर से प्लस माइनस 5 देखना है हमें, 5 से बड़ी है संख्या तो प्लस हो जाएगा, तो ये 7.55 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह अब आगे देखो गुणा और भाग में क्या होता है, गुणा और भाग में केवल हम न्यूनतम संख्या तक क्या है हमारा सार्थक अंक लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई +1 -1 का खेल नहीं है अगर गुणा और भाग हो रहा है तो। अब
त्रुटि देखेंगे क्या होता है। त्रुटि होता है कि वास्तविक मान और गुणा माइनस मापित मान। जो हमने वास्तविक मान निकाला है और उसको मापित मान से जब माइनस करते हैं तो हमारी त्रुटि आती, पता लगता है कि कितने का फ़र्क आया है। तो इसी तरह से और त्रुटि की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ये जो होती है सदैव जुड़ती है आपस में, और ये प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है ना। इसका मान जो होता है वो माइनस से प्लस तक जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई वास्तविक मान 5 मीटर दिया, मापित मान जो है हमने निकाला है पहला 4.9, तो जब हम त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा आर निकालेंगे, तो वो 5 माइनस 4.9 होगी, तो वो आएगी प्लस की 0.1 मीटर। अगर हम मापित मान दूसरा 5.1 मीटर निकालते, तो यहाँ पर 5 माइनस 5.1 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 0.1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि त्रुटि जो है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो त्रुटि नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, तो इसीलिए हम किस तरह लिखते हैं त्रुटि को, प्लस माइनस डेल्टा आर करके, ठीक है ना। अब कुल त्रुटि अगर पूछ ले तो उसके लिए हम दोनों त्रुटियों को प्लस कर देंगे, और हमेशा जो होती त्रुटि वो साइन में नहीं लिखी, यानी हमेशा प्लस होती है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब त्रुटियां जो होती है सदैव जो मैंने लिखा जुड़ती हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर बराबर हम ये लिख सकते हैं कि एल वास्तविक माइनस एल मापित, और हम ये कह सकते हैं कि एल मापित जो हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, एल वास्तविक प्लस माइनस जो है हमारा डेल्टा एल के, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आए कि एक लैब में आवर्तकाल के मापन को T1 इतना, T2 T3 मापे गए हैं, तो मापित मानों की त्रुटियां होंगी। अब देखो यहाँ पर हमें वास्तविक मान नहीं दिया गया, हमें सिर्फ मापित मान दिया गया, तो वास्तविक मान के लिए हम क्या करते हैं, औसत मान निकालते हैं, इसे हम माध्य मान बोलते हैं। तो औसत मान में क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, और फिर जितनी वैल्यू है उसको, मतलब जितनी संख्या वैल्यू की, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारा 3 आ जाएगा इसका माध्य मान। अब जो हमारा 3 आया वो वास्तविक मान है, ठीक है ना, माध्य मान कोई वास्तविक मान माना है, तो फिर हम क्या करते हैं, त्रुटि के लिए हम करते हैं वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो हम सबकी जो है त्रुटि इस तरह निकाल लेंगे, 1 आ गई हमारी त्रुटि। अब हमसे पूछ ले माध्य मान क्या है, तो ये अभी तो क्वेश्चन में इतना हुआ, हम माध्य मान भी निकाल सकते हैं किस तरह से, माध्य त्रुटि। तो हम डेल्टा टी माध्य जो है वो किस तरह निकालेंगे, तीनों को हम प्लस कर देंगे, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, और बटे में 3 ही वैल्यू, तो 3 से डिवाइड कर दे, तो 2/3 क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा टी माध्य आ जाएगी। अब सापेक्षिक त्रुटि पूछ ले हमसे, तो सापेक्षिक त्रुटि में क्या करते हैं, जो हमारी डेल्टा टी जो माध्य मान आई है, और बटे में कुल जो हमारा माध्य मान, यानी कि कुल जो वास्तविक मान था वो हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बटे में टी माध्य, ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में पूछा तो प्रतिशत में कुछ नहीं करते, हम गुणा 100 कर देते हैं, तो इस तरह से हमारी जो है ये सारी चीज़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि V बराबर है 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, तो इसमें जो है सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी, तो हमने पता था सापेक्षिक त्रुटि क्या होती है, डेल्टा टी माध्य जो भी हम डेल्टा टी मान लो बटे में टी, है ना। तो यहाँ पर V है तो हम कुछ नहीं करें भाई, V हमारा क्या है, डेल्टा V 0.5 है प्लस माइनस वाला, और हमारा जो V है वो 10 है, तो ये हमारी जो सापेक्षिक मान है वो 0.05 आ जाएगा। अगर हमें पूछ ले प्रतिशत मान निकालो, तो हम गुणा कर देंगे, है ना। मान लो डेल्टा V/V है तो गुणा 100 कर दिया, तो हमारी 5% जो है हमारी इसकी प्रतिशत सापेक्षिक मात्रा आ जाएगी। अब त्रुटियों को जोड़ने और घटाने पर क्या होता है, देखो जब हम जोड़ते और घटाते हैं ना, सिंपल होता है कि जो भी हमारे जो वास्तविक मान है वो तो आपस में घट और जुड़ जाएंगे, लेकिन जो हमारी त्रुटि वाले मान है वो सदैव जुड़ते हैं। तो L1 प्लस L2 अगर हम करें तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, और त्रुटि जो है वो हमेशा जुड़ेगी, तो 0.253 हो जाएगी, प्लस माइनस करके लिख देंगे। L1 माइनस L2 करा तो भाई 4 में से 3 गया तो 1, और प्लस माइनस त्रुटि जो है जुड़ती है तो 0.253 रहेगा। अब यहाँ पर त्रुटियों के गुणनफल में क्या होगा, तो अगर मान लो r बराबर x इंटू वाई पूछ ले और उसमें त्रुटि पूछ ले, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं। तो लॉग जो है उससे क्या हो जाएगा, देखो कि लॉग r बराबर लॉग x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग जब हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई मतलब l लॉग x प्लस लॉग वाई हम लिख सकते हैं। अब ये जो होता है ना, इसको हम कर देते हैं अवकलन, सापेक्षिक अवकलन जिसे सापेक्ष होता है, जैसे कि dr/r, यानी कि r जो है वो कितना, मतलब उसमें सापेक्षिक मतलब होता है कि इसका कितना मान है उसमें, ठीक है ना। तो r का डेल्टा r का r से सापेक्षिक अवकलन,
तो dx बटे में x हो जाएगा प्लस dy बटे में y हो जाएगा। तो अगर कोई भी मान हमें दिया गया तो अवकलन कर देना है उसका, और फिर हम dx बटे में dr dy बटे में x इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए, r बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर दिएगा तो हम इसको लिख सकते dr बटे में r, 2 आगे आ जाता है अवकलन में, तो 2 da बटे में a हो जाएगा। अब r बराबर x 3/2 दिए तो 3/2 आगे हो जाएगा और dx बटे में x हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो माइनस में आ जाए, जैसे r बराबर x1 पावर और y -1 पावर, तो ये 1 तो आ गया तो dx बटे में x, और प्लस ये जो माइनस है ना उसका कुछ नहीं लेना है, क्योंकि त्रुटि हमेशा सदैव क्या होती है, जुड़ती है, तो +1 ही हम रखेंगे dy बटे में y। कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसी तरह से हम करेंगे उसमें, और प्रतिशत अगर मान लो हमें निकालना हो तो उसको गुणा 100 कर देंगे, तो हम अब प्रतिशत भी निकल आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया z बराबर a स्क्वायर b हाफ बटे में c क्यूब और d 4, ठीक है ना। उसकी प्रतिशत त्रुटि दी गई, a की 2%, b की 4 और c की 1 और d की हाफ। तो इस तरह से हम दिया है, तो z का प्रतिशत मान निकालो, तो हमें पता है त्रुटि में हम गुणा 100 कर देंगे तो हमारी प्रतिशत त्रुटि है जो dz बटे में z गुणा 100 बराबर, अब हम कर देंगे इस तरह से, देखो ये क्या होता है प्रतिशत त्रुटि इसकी, तो ये 2a dA बाई a हो जाएगा, और इसी तरह पावर आगे हो जाएगा, और वो dB और b और dc बटे में c dd बटे में d हो जाएगा, गुणा 100 हम कर देंगे। तो हमें जो 2%, 4% दी गई ना, वो क्या दिए, dA बटे में a गुणा 100 दिया गया है, dB बटे में b गुणा 100 दिया गया, तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे और उसका वापस में इंटू कर देंगे, और प्लस की जगह प्लस रहने देंगे, और सारी वैल्यू प्लस गुणा करने के बाद हमारी 11% जो है हमारी त्रुटि आएगी। तो इस तरह से अभी हमने तीन चीज़ें देखी।